नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संदीप मानुधने और पीटीज आईएएस एकेडमी की हमारे नॉलेज लेक्चर सीरीज में मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज का काम शुरू करते हैं। वी हैव रीच्ड द 11th लेक्चर ऑफ आवर सीरीज। देखते ही देखते हम हमारे 11वें लेक्चर पर आ गए हैं और आज बारी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के झूले में झूलने की। बचपन में जब भी निबंध आता था विज्ञान प्रौद्योगिकी का तो भारत का हर बच्चा एक ही लाइन लिखता था, आज हम विज्ञान के झूले में झूल रहे हैं मैडम जी। उस पर मार्क्स भी अच्छे दे देती थी मैडम। तो ये हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का चौथा लेक्चर होगा और आज हम कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। इतने प्यारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। और आज है 15 जून। ये रहा आपका सिविल सर्विसेज का एसएनटी का सिलेबस। मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा 100% इसी सिलेबस से पढ़ाऊंगा। ये हमारी पूरी सीरीज केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम्स पे फोकस्ड है। भारत की कोई भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम हो, ये सिलेबस उसका कॉमन होता है, तो अच्छे से पढ़ें और सफल हों। प्यारे साथियों, हमारे एक्सपीरियंस का लाभ लें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। एसएनटी क्रैकर का हमारा कोर्स जो है साइंस और टेक्नोलॉजी क्रैकर का, ये सिविल सर्विसेज के सिलेबस पे बना है। 25 लेक्चर का ये प्रोग्राम है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। हम इसे 6 जुलाई से लॉन्च कर रहे हैं। ये लाइव क्लासेस होंगी, आप जरूर इन क्लासेस के साथ ज्वाइन हो। आप अपने घर से कहीं भी हो इंटरनेट से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। पूरा सिलेबस में 25 क्लासेस में शानदार तरीके से कवर कराऊंगा। 6 महीने तक आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और इसका कॉम्बो वर्जन भी है, बहुत प्यारा कॉम्बो। हमारे 3 बहुत तगड़े कोर्सेज के साथ हजारों स्टूडेंट्स इसका लाभ ले रहे हैं। आप मिस ना करें, टीम से बात करें, एनरोल करें एंड स्टार्ट योर जर्नी ऑफ सक्सेस। आज का एजेंडा तैयार है भैया। 3 कॉन्सेप्ट लेकर मैं हाजिर हूं। सबसे पहले आज मैं आपके साथ बात करूंगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। उसके बाद हम बात करेंगे 10 फैक्ट्स ऑन वायरसेस। उसके बाद हम बात करेंगे 10 फैक्ट्स ऑन बैक्टीरिया। तो आज हम जीवन की बात करेंगे और जीवन में आप फिर इस तरह की बातें हमारे साथ मत कीजिएगा, जीवन से भरी, वो वाला जीवन अलग है, ये विज्ञान वाला जीवन है, तो इसमें थोड़ा सा तकनीकी हो जाता है। 10 फैक्ट्स हम विषाणुओं पे और 10 फैक्ट जीवाणुओं पे करेंगे। उसके बाद हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देंगे। तो देखने में आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो बिल्कुल बायोलॉजी की बातें होने वाली हैं। अब बायोलॉजी की बातें तो हैं, लेकिन एक्चुअली ये साइंस की बातें हो। जिस ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे आपको इतना इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक में कि आप बिल्कुल भी इससे बोर नहीं होंगे। तो शुरू करें स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। तो पृथ्वी पे जो जीवन का पूरा ढांचा है, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। एक एक फैक्ट आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, सब्जेक्टिव आंसर्स में डेप्थ के काम आ सकता है। इसलिए एक एक चीज को सीरियसली करें। ये सब चीजें आपके सिलेबस से जुड़ी हुई चीजें हैं। आ गई बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी जो है लगभग 454 करोड़ वर्ष पुरानी है। तो जब हम बोलते हैं कि अर्थ इज 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड, तो 1 बिलियन इज 100 करोड़। तो पृथ्वी की आयु कितनी होगी बेटा? 454 करोड़ वर्ष। और उससे लगभग 6-7 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य का निर्माण हुआ था। और ये पूरा सूर्य और सोलर सिस्टम अल्टीमेटली जो बना, ये कैसे बना? एक बहुत बड़े नेबुला यानी बहुत बड़े गैस के बादल के खुद के ऊपर गिर जाने से बना। सारे सोलर सिस्टम ऐसे ही बनते हैं, सारे स्टार ऐसे बनते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको एक बार बताया था दैट द फंडामेंटल मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द यूनिवर्स इज ग्रेविटेशनल कोलैप्स। गुरुत्वाकर्षण से अपने आप पर गिर के गैस के बादलों से सारा ये निर्माण होता है। अब देखिए कितने मजे की बात है। वेरी सिंपल एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम अल्टीमेटली लीड टू कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स लाइक अस। यही हुआ है ना। पृथ्वी कहां से निकली? गैस के बादल से निकली और पृथ्वी से हम सब निकल कर आ गए। तो गिवन एडिक्वेट टाइम लाइफ एंड एवोल्यूशन कैन एक्चुअली क्रिएट मैजिक। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो भैया पृथ्वी जो है हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। जितने भी जीवाश्म के एविडेंस मिल रहे हैं तो यह पता चलता है कि पृथ्वी पे जीवन कम से कम 350 करोड़ साल पहले तो था ही था। एटलीस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स से पृथ्वी पे जीवन रहा है। और पृथ्वी पर आज तक जितने भी प्रकार की स्पीसीज आई हैं आज तक, उनमें से 99% मारी जा चुकी हैं। तो आज हमारे चारों तरफ जो जीवन की प्रचुरता हम देखते हैं, ये अभी तक जो भी आया उसका 1% है। बाकी के सब खत्म हो चुके हैं, जा चुके हैं। और ये 1% ही अपने आप में लाखों 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 लाखों, अरे भाई वायरसेस की ही 16 लाख से ज्यादा स्पीसीज है। उसमें से लगभग 8 लाख के आसपास का डॉक्यूमेंटेशन और बाकी की और वो खतरनाक और ये सारी चीजें का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। उस पर कभी और बात करेंगे। अर्थ में हैव 8 to 100 मिलियन स्पीसीज और इसका लगातार कैटलॉगिंग हमारे साइंटिस्ट करते रहते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि भाई इस साल 5D पूरा मिशन हुआ,
पृथ्वी के ओशंस में कौन से 5 सबसे गहरे बिंदु हैं, वैज्ञानिक जाके वहां लाइफ ढूंढते हैं। तो हर तरह की इकोलॉजिकल नीशे में स्पीसीज मिलती हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट्स में नई नई एंडेमिक स्पीसीज मिलती रहती हैं, और ऐसे सैकड़ों की लिस्टिंग होती रहती है साइंटिफिक टाइटलिंग के साथ में। ऑल नोन लाइफ फॉर्म शेयर सम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स, हेंस हैव अ कॉमन डिसेंट। अब एक बहुत बड़ी बात, पृथ्वी पे जो भी जीवन है उनके भीतर चलने वाला मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म सबका सेम है, और इस वजह से इन सब का पूर्वज एक कॉमन रहा होगा, वैज्ञानिक ऐसा बताते। मतलब आज जो कुछ भी है, मैं हूं और बाकी के सारा जीव है, हम सब ओरिजिनली एक ही एंसेस्टर से निकले हुए हैं पृथ्वी पे। दैट इज अ वेरी वेरी टेंटलाइजिंग थॉट, और उस एक एंसेस्टर का नाम है LUCA, ल्यूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। तो वो जो हमारा लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर था, उसी में से ये जीवन का वट वृक्ष फैला, और हम तो उस बहुत विशाल वट वृक्ष की एक ब्रांच के कोने पे खड़े हैं। ऐसी लाखों ब्रांचेस हैं उसकी, और इन सबको पीछे जोड़ दो तो बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरियोट, सिंगल सेल यूकैरियोट सब पीछे जाकर ल्यूका में तब्दील हो जाएंगे। यह है जीवन का सत्य। तो हम सबका एंसेस्टर सबसे पहले एक, सबका मालिक एक, वैसे ही सबका एंसेस्टर एक। द बायोस्फीयर इज द सम टोटल ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने एनवायरमेंट इकोलॉजी के डेफिनेशंस वाले लेक्चर में इन सब चीजों को टच करना शुरू किया है। कल हमारा फिर से एनवायरमेंट इकोलॉजी का डेफिनेशंस का दूसरा लेक्चर होगा, उसमें हम इन्हीं चीजों पे वापस जाने वाले हैं, बायोस्फीयर वगैरह पे फिर से जाएंगे। कार्बन इज बेसिक टू ऑल लाइफ ऑन अर्थ, और जितना भी ड्राई बायोमास है, जैव भार है, उसका लगभग आधा तो कार्बन ही होता है। कार्बन कंपाउंड्स अपने नेचुरल स्वरूप में पृथ्वी पर बहुत प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम। या एक सरल सा सवाल पूछ लेता हूं, मुझे यह बताइए कि ऐसा क्यों है कि यह सब कुछ कार्बन आधारित है? यह सब कुछ आयरन आधारित भी हो सकता था, पोटेशियम आधारित भी हो सकता था, सिलिकॉन आधारित भी हो सकता था, यह सारा जीवन, लेकिन यह कार्बन आधारित ही है, क्योंकि कार्बन मॉलिक्यूल्स की, कार्बन एटम्स की कुछ ऐसी विशेष केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कि वो उनको बहुत लंबी चेन बनाने में मदद करती है। क्या है वो स्पेसिफिक चीजें? आप में से जिस किसी ने भी केमिस्ट्री बड़े दिल से पढ़ी है, हमें बताइए कि पृथ्वी पर जीवन का आधार कार्बन क्यों है? व्हाई एग्जैक्टली इज कार्बन द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब अगर आप बहुत सरल चित्रण करना चाहें तो पृथ्वी पे जीवन आया 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। 1 बिलियन इज 100 करोड़, तो हमारे भारत की आबादी 1.38 बिलियन है। पृथ्वी की आबादी आज 2021 में 7.8 बिलियन है। मैं बिलियन समझाने के लिए बोला। तो ये हम पृथ्वी का उदय देखते हैं। सबसे पहले फॉसिल प्रमाण 350 करोड़ साल पहले के मिलते हैं, और उसके आगे आप देख रहे हैं एक एक करके कैसे जीवन आगे बढ़ता चला गया। समझ में आया आपको? अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता दूं। जब एवोल्यूशन की बात होती है, मैं आगे आपको एवोल्यूशन की थ्योरी भी पूरी पढ़ाऊंगा, तो कई बार लोग एक बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं कि अगर आप बोलते हो कि भाई बंदरों से इंसान निकला है, तो फिर बंदर बंदर क्यों रह गए, इंसान इंसान क्यों बन गया? बहुत अच्छा सवाल है। उसका वन वर्ड जवाब है, और वो जवाब है फिश। ऐसे सभी लोगों को सिर्फ एक जवाब दिया जाएगा, फिश, क्योंकि हम सब मछलियों में से निकले हुए हैं। क्या बात कर रहे हो सब? उस पे एक ही जवाब है मेरा, तक्तालिक। अब इन सब चीजों पे हम आगे बात करेंगे। वैसे जिनको समझ में आ गया है वो कमेंट थ्रेड में बताएं मैंने अभी क्या बोला। तो ये ल्यूका का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। अब पृथ्वी पर जो हमारे सेल्स बटे, यूकैरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको बैक्टीरिया में मिलेंगे, और वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते जितने यूकैरियोटिक, जो कि मानव शरीर, आपका पूरा शरीर करोड़ों 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 यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना हुआ है। प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, फंगाई भी, इंसेक्ट्स भी, मतलब कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोटिक में अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक में अंदर न्यूक्लियस होता है, सारे ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन से सुरक्षा कवच बना हुआ होता है। जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, बहुत ही छोटा और सर्कुलर डीएनए होता है एक न्यूक्लियोइड के अंदर। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स का डीएनए होता है, लीनियर स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल हेलिक्स में आपस में गुथे हुए होते हैं, और इतना जटिल ढांचा होता है कि उसमें पूरा जीनोम समाकर हम जैसे जटिल चीजों को जन्म दे सकता है। ये बहुत बेसिक लेवल पर यूकैरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस है। अच्छे से देख लीजिए इसको। ये है यूकैरियोटिक, ये है
प्रोकैरियोटिक। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल हो गया प्रोकैरियोटिक, कॉम्प्लेक्स हो गया यूकैरियोटिक। अब इसका मतलब क्या है, करोड़ों करोड़ों साल पहले यह डिवीजन हुआ होगा लाइफ में कि यूकैरियोट्स अलग हो गए और प्रोकैरियोट्स अलग हो गए। और यही चीज जब हम ल्यूका की बात करते हैं तो हमने आपसे बात की। प्यारे दोस्तों, आप और हम 4 मॉलिक्यूल्स पे बैठे हुए हैं। 4 मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइफ का आधार हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। अगर ये 4 में से एक भी गायब हो जाए, मॉडर्न लाइफ खत्म हो जाएगी। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ये चारों याद रख लीजिए। इन चारों का अपना अपना स्पेसिफिक काम है। अब जैसे सारे सेल्स की जो मशीन चलती रहती है, वो चलाने का काम है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स इसको चलाते हैं। अरे भाई, अल्टीमेटली कोरोना वायरस सेल कभी स्पाइक प्रोटीन ही जाके ACE2 रिसेप्टर में घुसता है ना। सारा खेल वो स्पाइक प्रोटीन का, हालांकि उसके पीछे और भी 10 प्रोटीन लगे हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो स्पाइक प्रोटीन पे ही पूरी रिसर्च होती है ना, वैक्सीनेशन के लिए, दवाइयों के लिए। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। आधुनिक जो जीवन पृथ्वी पर मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स कार्बन बेस्ड लाइफ है, उसके 4 मैक्रो मॉलिक्यूल। समझ में आ गया। अब अगर आप एक लेवल और आगे जाके देखना चाहते हैं कि भी लाइफ का स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारे ब्रह्मांड का पैमाना, स्केल ऑफ द यूनिवर्स। उसमें से आप अगर अर्थ को निकालेंगे तो आपको ब्रांचेस ऑफ साइंस मिलेंगी, अलग अलग, अर्थ एंड स्पेस, सोशल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, फॉर्मल साइंस। और उसमें से एक एक में अंदर घुसेंगे तो अलग अलग हायरार्की ऑफ साइंस मिलेगी, विज्ञान का क्रमानुक्रम मिलेगा। इसीलिए साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत मजेदार है, क्योंकि ये रैशनैलिटी पर, क्वेश्चनिंग पर, इंसाइट पर आधारित है। और साइंस और टेक्नोलॉजी में डॉगमैटिक वायलेंट बिलीफ का कोई काम ही नहीं है। एनीबडी कैन क्वेश्चन एनीबडी। आज मैं किसी पे भी सवाल उठा सकता हूं, मैं चार्ल्स डार्विन पे सवाल उठा सकता हूं, कोई डंडा लेके मुझे मारने नहीं आएगा, क्योंकि मेरे सवाल सुने जाएंगे। तब मैं बोलूंगा इन्होंने गलत बोला, तो बोलेंगे बहुत बढ़िया, बताओ तुम्हारे पास बेहतर तर्क क्या है। अगर मेरा तर्क बेहतर है तो डार्विन गलत सिद्ध हो जाएंगे, और अगर मेरा तर्क खराब है तो डार्विन अपनी जगह टिके रहेंगे। पिछले 200-250 सालों में इसीलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने आधुनिक मानव का जीवन इतना बेहतर कर दिया है। आई होप आप समझ गए एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है। तो फिर से हमें कमेंट थ्रेड में समझाइए, what is scientific temperament and why do developing nations like India desperately need more of scientific temperament and not less of it? बताइएगा। मजा आ रहा है क्लासेस में आपको, आपकी सोच विकसित हो रही है, सब्जेक्टिव आंसर्स हो, इवन एथिक्स के पेपर हो, वहां ऐसी बहुत सारी चीजें आपको काम आएंगी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ध्यान रखना। अब हमारे सीरीज के 11वें सेशन के अगले हिस्से में आते हैं 10 फैक्ट्स ऑन वायरसेस। अब इस कोरोना वायरस ने हमारे जीवन को उथल पुथल कर दिया, तो हम एकदम मूल स्वरूप से थोड़ा सा क्विक ये समझते हैं कि ये विषाणु जो होते हैं ये कौन है, ये कहां से आए हैं, चाहते क्या हैं। जैसा कि एक बहुत ही बढ़िया फिलोसॉफिकल मूवी में एक साधु महात्मा ने कहा था, कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। प्यारे दोस्तों, विषाणु जो होते हैं, वायरसेस जो होते हैं, दे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये लिविंग मैटर नहीं है, दे आर वेरी स्मॉल जेनेटिक पार्टिकल्स दैट इन्फेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। याद रखिएगा, विषाणु जो हैं वो पशु पक्षियों को तो इन्फेक्ट करते ही करते हैं, वो वेजिटेशन को भी इन्फेक्ट करते हैं। प्लांट्स के अंदर भी वायरसेस घुस सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वायरसेस अपने जेनेटिक मटेरियल जैसे कि सिंगल स्ट्रैंड RNA हो गया या DNA हो गया लेकर चलते हैं, जो कि एक प्रोटीन की कोटिंग से ढका हुआ रहता है। और इसीलिए जब वैज्ञानिकों ने पिछले 50 सालों में गहराई से वायरसेस को पढ़ा, तो लाखों वायरसेस पता चले, कुछ बहुत बड़े हैं, बैक्टीरिया से भी बड़े हैं कुछ, वैसे नॉर्मली ये एकदम छोटे होते हैं। अब ये पता चला कि पृथ्वी पर 200, 250, 300 करोड़ साल पहले वायरसेस वो पार्टिकल्स थे जो कभी भी पूरा जीव स्वरूप नहीं ले पाए। तो उसमें एक न्यूक्लिक एसिड था, या तो RNA और DNA, उसके साथ कुछ लिपिड की कोटिंग आ गई, साथ में प्रोटीन्स आके चिपक गए और ये पार्टिकल्स बन गए। और सही मौका मिलता तो ये अंदर घुस के पैरासाइट बन जाते और सब कुछ खा डालते। और ये ऐसे ही चलते चले आ रहे हैं 200-250 करोड़ साल से। तो वायरसेस का एवोल्यूशनरी ट्रैक बाकी सबसे अलग रहा है, और ये अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग फॉरेंसिक स्टडी हो सकती है। तो वायरसेस इस तरह से बने हुए होते हैं, वो हाईजैक कर लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर घुसा देते हैं, जैसे कि नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 करता है। अंदर आने के बाद वो हमारी सेल मशीनरी को हाईजैक करके क्या बोलता है, चलो मेरी कॉपियां बनाओ। और हमारे सेल उन वायरसेस की कॉपियां बनाते बनाते मर जाते हैं।
और उससे इंसान की मौत हो जाती है। आपको पता है ना, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। अंदर घुस के हमारे सेल को टेक ओवर कर लेता है। सारा खेल होता है वायरस लोड का। इनिशियली कितने करोड़ वायरस पार्टिकल शरीर में घुसे या कितने लाख घुसे, उस पे तय होता है कि इंसान लड़ के बाहर आ जाएगा या इंसान मौत की आगोश में समा जाएगा। इसीलिए कहते हैं मास्क लगाएंगे तो वायरस लोड कम होगा एक्सपोजर के बाद भी। तो वायरसेस जिंदा पशु प्राणियों के शरीरों में, कोशिकाओं में घुसकर अपने आरएनए या डीएनए को उन सेल्स के अंदर घुसाकर हाईजैकिंग कर लेते हैं, जैसे प्लेन की हाईजैकिंग होती है। और हमारे सेल्स को बोलते हैं चल बेटा हमारी कॉपियां बना, और हमारे सेल चुपचाप सरेंडर हो जाते हैं और कॉपियां बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को जब तक संदेश आता है और वो अपना सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और मिलिट्री भेजता है लड़ने के लिए, तब तक तो वायरसेस बहुत कुछ कर चुके होते हैं। लेकिन कई बार वो मिलिट्री टाइम पर आती है और वायरसेस को मार भी डालती है। जैसे मैंने कहा, सब कुछ डिपेंड करता है ओरिजिनल वायरल लोड पर। दे आर नॉन लिविंग इनएनिमेट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ये अच्छे से लाइन याद कर लेना। तो वायरसेस अगर किसी ने आपसे पूछा क्या होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? वे निर्जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। दे आर नॉन लिविंग इनएनिमेट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ये लिविंग तो बिल्कुल ही नहीं है। दे आर ऑन द एज ऑफ लाइफ। वायरसेस जो होते हैं प्यारे दोस्तों, दे आर नॉट केपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग फूड इनटू एनर्जी। इनके पास कोई ऑर्गेनाइज सेल्स भी नहीं होते हैं। बैक्टीरिया में होते हैं। वायरसेस का अपना कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, केवल जेनेटिक मटीरियल है बस। अब देखिए, केवल वो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए कितना बड़ा कांड कर गया। पिछले 18 महीने से पूरी दुनिया ठप हो गई क्योंकि इनविजिबल पार्टिकल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ने हमारी बॉडीज को टेक ओवर कर लिया। ये ताकत है एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म्स की। तो पृथ्वी के 350 करोड़ साल के एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म के सामने आप और हम इंसान, जिनका इतिहास कुल मिला के केवल 24 लाख साल का है, जिसमें होमोसेपियन का इतिहास 3 से 4 लाख साल का है, जिसमें मॉडर्न मैन का इतिहास 10 से 12 हजार साल का है, हमारी औकात इनके सामने जीरो है। मॉडर्न मेडिसिन ने हमको बचा रखा है, लेकिन फंडामेंटली ऑन एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव वी आर नोबडी कंपेयर्ड टू दीज डेविल्स। प्यारे दोस्तों, दे आर इनएक्टिव व्हेन दे आर नॉट इनसाइड अ लिविंग सेल। ये बैक्टीरिया के साथ नहीं होता है। बैक्टीरिया अगर किसी जीवित कोशिका के अंदर नहीं हो तो भी एक्टिव हो सकते हैं। वायरसेस एक्टिव नहीं होते। तो हमें कहते हैं ना भाई, सरफेसेस को सैनिटाइजर से साफ करते रहो, डोर हैंडल्स को साफ करो, वेंटिलेटेड रूम में रहो क्योंकि वायरसेस हवा में तैर रहे हैं। तो ये वहां किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, इनएक्टिव हैं। लेकिन जैसे ही मेरे शरीर में घुस गए अंदर, अब उनको सेल्स मिल गए तो सेल्स के बंदूक तान दी कि चल मेरी कॉपी बना। बस ये इनका मशीन के जैसे काम चलता रहता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैन बी डीएनए और आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, वन मॉलिक्यूल और इन पीसेस। वॉल्टर रीड ने सबसे पहले येलो फीवर वायरस ढूंढ के निकाला था। ये सब जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं, याद रखिएगा। कहां पूछ लें पता नहीं। और दुनिया के सबसे बड़े वायरसेस में मिमी वायरस 400 नैनोमीटर का है। सबसे छोटे में सर्को वायरस 20 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज 10 to the power -9। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? तो ये है कहानी विषाणुओं की। बहुत जबरदस्त होते हैं ये अलग अलग प्रकार के डीएनए वायरसेस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत लाखों प्रजातियां वायरसेस की, और इनके ऊपर दुनिया भर के लैब्स हैं जिनमें अध्ययन हो रहा है। जिनमें से जो सबसे बदनाम हो चुका है वो है वुहान का वायरस लैब। सारी दुनिया आरोप लगा रही है कि जरूर तुम ही ने कुछ किया है। वहां के वैज्ञानिक और सरकार नेचुरली बोल रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, यहां से नहीं आया, ये जूनोटिक है, बैट से आया या बैट से इंटरमीडिएट से यहां आया। अब ये भेद पे से पर्दा जितना जल्दी खुल जाए उतना अच्छा है। किसी को अभी पता नहीं। आपको क्या लगता है बताइएगा? ये अलग अलग वायरस ऐसे देखिए कितने खतरनाक। अब जैसे आप जब इस वायरस को देखेंगे जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जो बैक्टीरिया को खा जाता है, इसको देख के तो ऐसा लगता है ना कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डेविल आ गया पृथ्वी पर। तो ये पृथ्वी पे बाहर से नहीं आए, ये पृथ्वी पे ही बने। देखो इसके आकार को, देखो कैसा है, मतलब लिटरली एक रोबोट या मशीन के जैसा है। अब इंसान जो है ना, इंसान तो इनका भी डैडी है, डैडी तो है ही। इंसान ने इनका इस्तेमाल बैक्टीरिया को मारने के लिए करना शुरू कर दिया। लो कर लो बात। तो ये हो गया टोबैको मोज़ेक वायरस, एडिनो वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस। यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाल फिलहाल में 2020 और 21 में एडिनो वायरसेस पे बहुत बातचीत हुई है। तो मुझे कमेंट थ्रेड में बताएं, एडिनो वायरसेस पे आजकल क्या बातें चल रही हैं, ये क्यों है न्यूज में, जरूर बताइएगा। इनके ऊपर सवाल बन सकते हैं। मजा आया अभी तक? तो ये 2D और 3D इनका ढांचा है, अंदर डीएनए घुसा हुआ है, और वही डीएनए का इंजेक्शन ये हमारे सेल में करेगा, तो फिर उसके आगे वो, और यही बैक्टीरिया के ऊपर भी हमला करके हम बैक्टीरिया को भी इनसे मरवा सकते हैं। समझ गए आप? जहां तक कोरोना वायरस का सवाल है, उसका जो पूरा ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली और जीनस है वो आपके सामने है। और नोवेल कोरोना वायरस जब से मिला है,
इस फील्ड में अब विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसका कारण यह है जो वैक्सीन बहुत जल्दी जल्दी इस बार बनी, ये आपके सामने नोवेल कोरोना वायरस की चित्र है प्यारे दोस्तों, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिए गए चित्र हैं। अब जो इनके ऊपर वैक्सीन फटाफट 12, 16, 18 महीने में बनी, उसका एक बहुत बड़ा कारण है आज दुनिया में साइंटिफिक कम्युनिटी इंटरनेट से जुड़कर शेयरिंग ऑफ जीनोम सीक्वेंसेस कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, एक्चुअल शेयरिंग हो रही है। तीसरी बात, नाउ यू हैव ह्यूज सुपर कंप्यूटर्स विच कैन डू 3D मॉडलिंग ऑफ द प्रोटीन फोल्डिंग स्ट्रक्चर। किसी भी दवाई को बनाने के लिए पहले यह देखना पड़ता है कि इनके अंदर के जो प्रोटीन है उनकी फोल्डिंग कैसी हुई है। प्रोटीन यानी हजारों हजारों मॉलिक्यूल का एक बहुत भयानक ढांचा जिसके करोड़ों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पहले क्या था, यह करना ही पॉसिबल नहीं था, इतनी कंप्यूटिंग, अब वो कंप्यूटिंग पावर आ गई, इसलिए वैक्सीन इतनी जल्दी जल्दी बनने लग गई हैं। पहले ये सारे टूल्स ही नहीं थे। आई होप आपको समझ में आ गया कि विज्ञान में अब वैक्सीन जल्दी क्यों बन रहे हैं। डीएनए वायरसेस जो होते हैं साथियों, ये डीएनए वायरसेस दे कैन अटैक बोथ ह्यूमन सेल्यूलर एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। RNA viruses, they preferentially interact with human proteins in very specific cellular processes as well as in intracellular transport and localization within the cell. Compared to DNA virus genome, which can encode up to hundreds of viral protein, RNA virus is a very smaller genome. अब देखिए ये नोवेल कोरोना वायरस, इसमें केवल 30,000 बेस पेयर है, मतलब ये कुछ है ही नहीं, एकदम छोटा सा जीनोम सीक्वेंस है इसका। लेकिन क्या कबाड़ा कर गया, क्योंकि लोग उसके लिए सावधान थे ही नहीं और वो जूनोटिक पूरा का पूरा दुनिया में कबाड़ा करके चला गया। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए विद जस्ट 30,000 बेस पेयर आल्सो ब्रॉट डाउन ह्यूमैनिटी फॉर ऑलमोस्ट 2 years। भविष्य के लिए अब हम सावधान तो हो ही गए हैं। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है 10 फैक्ट्स ऑन बैक्टीरिया। कितने लोगों को सेशंस अच्छा लग रहे हैं, जल्दी बताइए। अभी तक कितने लोगों ने पूरे के पूरे हमारे 11 सेशंस देख लिए, कंफर्म कीजिए। और दोस्तों लाइक और शेयर कीजिए। आपके 10 से 15 साथियों को हमारे चैनल के साथ जरूर जोड़ें, हमें बहुत बहुत खुशी होगी अगर चैनल का साइज बढ़ेगा, ज्यादा लोगों तक फ्री सर्विसेज पहुंचेंगी। आपके प्यार से ही ये संभव है। सो थैंक यू सो मच। और सारे सवालों के जवाब दें, सेशन को लाइक और शेयर करें, मजा आएगा। अब बात करते हैं भैया जीवाणुओं पे 10 तथ्यों की, और इसमें बहुत प्यारी प्यारी चीजें हमने आपके लिए इकट्ठा की हैं। आइए देखते हैं। पहली बात यह है कि बैक्टीरिया लिविंग बायोलॉजिकल सेल्स, जबकि वायरसेस क्या थे, हमने आपको क्या बताया था याद रखने को, हमने आपको बताया था वायरसेस और नॉन लिविंग इनएनिमेट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। पॉइंट 4 याद है ना भैया, ये निर्जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, ये लिविंग तो है ही नहीं। लेकिन जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, दे आर लिविंग बायोलॉजिकल सेल्स। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब वो खुद जिंदा हैं, खुद चल सकते हैं, उनके पास अपनी एक टेल हो सकती है, फ्लैजिलम जिसको कहते हैं, और इस टेल के माध्यम से वो खुद यहां से वहां चल सकते हैं और बहुत लंबी दूरियां तय कर सकते हैं अपनी साइज के हिसाब से। वायरसेस ऐसा खुद होके नहीं कर सकते, उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं होता है। बैक्टीरिया का तो पक्का प्रूफ है विज्ञान के पास कि 350 करोड़ साल से पृथ्वी पे तांडव नृत्य कर रहे हैं भैया ये, और पृथ्वी का सबसे पुराना जीव बैक्टीरिया है और इनके बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि बैक्टीरिया के बिना जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं विटामिन B12, जिसके बिना मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की प्रक्रिया चल ही नहीं सकती। अगर आपको किसी डॉक्टर ने कभी बताया है तो आपने सुना होगा कि आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में गट फ्लोरा होता है। तो अब मेरा आपको अगला सवाल, प्लीज टेल मी व्हाट इज गट फ्लोरा। अंदर पूरा गट फ्लोरा होता है जो हमारे पूरे डाइजेशन को चलाता है, जिसको गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं। हमारा शरीर ऊपर से नीचे, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसके बाद आज तो आपको नींद नहीं आएगी, माफी चाहता हूं भैया, हमका माफी दई दे ठाकुर। देखिए जितने आपके शरीर में सेल्स हैं उससे कहीं ज्यादा आपके शरीर के ऊपर बैक्टीरिया और वायरसेस हैं। चेक कर लीजिए। द नंबर ऑफ टोटल सेल्स इन योर बॉडी आर एक्चुअली फार लेस न्यूमरस compared to the total bacteria and viruses your entire body is carrying at this moment। मतलब वाकई में कोई इंसान अगर अपनी स्किन को एकदम जूम इन करके देख ले ना, उसको खुद से ही नफरत हो जाए। मतलब उसके बाद डव साबुन लगाने से भी आपको अपनी त्वचा अच्छी नहीं लगेगी। इतने कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं शरीर के ऊपर। प्रकृति ही वैसी है, ऐसे ही जीवन बना है। वो तो हम मैक्रो हो गए इसलिए हमको सिर्फ बड़ी चीजें दिखती, लेकिन जहां आप माइक्रो नैनो स्केल पे गए तो वहां तो अलग ही कांड चल रहा है पूरा। आई होप आप समझ गए कि लाइफ का बेसिक मतलब क्या होता है। प्यारे दोस्तों, तो बैक्टीरिया विटामिन B12 जिससे जीवन का मेटाबॉलिज्म चलता है। दुनिया भर की जो एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं वो बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। अब बैक्टीरियम यानी कि एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया पार्टिकल, जैसे वायरस का होता है विरियन, बैक्टीरिया का होता है बैक्टीरियम।
अपने शरीर के साइज का 100 गुना डिस्टेंस प्रति सेकंड कवर कर सकता है। ह्यूमन बॉडीज में हमारे सेल से ज्यादा तो बैक्टीरिया हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर हमारे दोस्त हैं या न्यूट्रल हैं। गोनोरिया बैक्टीरिया अपने वजन का 1,00,000 गुना वजन खींच सकता है। 1674 में डच साइंटिस्ट एंथोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इनको स्पॉट किया जब वो पहली बार ह्यूमन माउथ से स्क्रैपिंग्स ढूंढ रहे थे माइक्रोस्कोप के नीचे, और वो घबरा गए। हमारे माउथ के अंदर इतने बैक्टीरिया हैं, खास तौर पर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया फैमिली के, कि वहां से वो अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए डेंटिस्ट्री के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं और उन्हें बहुत एक्सपर्ट डेंटिस्ट से करवाना चाहिए। और कोई बड़ा प्रोसीजर है तो पहले एंटीबायोटिक लेके करवाना चाहिए, ऐसा डेंटिस्ट खुद बोलेंगे, क्योंकि दिस इज द कंप्लीट हेवन फॉर बैक्टीरिया। और गलत प्रोसीजर हुआ तो ब्लीडिंग के साथ वो शरीर के अलग अलग अंगों में इंक्लूडिंग हार्ट जाके वहां पर अपना इंफेक्शन फैला सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एक्सेट्रा। समझ में आया आपको? बैक्टीरिया बहुत तेजी से खुद को बदल देते हैं और इसीलिए भारत जैसे देशों में जहां एंटीबायोटिक झोला छाप डॉक्टरों ने गांवों में तबाही मचा रखी है, किसी को जरा सा भी बुखार हुआ, डॉक्टर साहब कुछ करो, हाँ ये दवाई ले लो, बड़ी महंगी है, बड़ी अच्छी है, तो वो महंगी दवाई लिखता है तो जो हमारे गांव के भाई बहन उनको लगता है कि तगड़ा डॉक्टर होगा, ताकि खरीद लेते हैं। दुकानदार ओवर द काउंटर बेच रहे हैं। एंटीबायोटिक्स तो ऐसी बेची ही नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उससे पूरा समाज अब खतरे में आ चुका है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है बैक्टीरिया में। जितनी आप ही दवाइयां देंगे गलत, जहां जरूरत नहीं है वहां रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन रहे हैं। बैक्टीरिया एक इंसान से दूसरे में ट्रैवल कर जाता है आसानी से। तो हम सबके शरीरों में बैक्टीरिया की वो प्रजातियां आ गई है जिन पर अब इन एंटीबायोटिक्स का असर ही नहीं हो रहा है। इनको कहते हैं सुपर बग, ऐसे बैक्टीरिया जिन पे एक दिन एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करने वाले हैं भैया? द स्मेल ऑफ रेन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड एक्टिनोमाइसीट्स, याद रखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हैं, देख लीजिए एक बार। और इनका पूरा ढांचा प्रकृति में करोड़ों करोड़ों सालों में इवॉल्व होके परफेक्ट हो गया। मैंने सुपर बग का कॉन्सेप्ट बताया, आपके सामने स्क्रीन पर है। अब जब सुपर बग्स बन रहे हैं खासतौर पे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि अब लोग अल्टीमेटली तो बीमार आदमी हॉस्पिटल ही जाएगा ना, और वहां इट इज अ मोस्ट पोटेंट प्लेस फॉर क्रिएशन ऑफ बैक्टीरिया विच आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, MDR इसी को कहते हैं। अब क्या हो रहा है, पोल्ट्री इंडस्ट्री में दबादब एंटीबायोटिक लगा रहे हैं कि अच्छा मोटा चिकन बने, बीमार ना हो। भाई अलग अलग प्लांट्स और क्रॉपिंग में भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, अंडों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो वहां से इंसानों में आ रहा है, मीट में हो रहा है, वहां से इंसानों में आ रहा है, और इंसान खुद ले रहा है उसमें है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पेंडेमिक से बड़ा एपिडेमिक है भारत में। वो अभी किसी को दिख नहीं रहा है, 5, 6, 7, 8 सालों में एकदम से निकल कर आएगा, जब बीमार लोग अस्पताल जाएंगे और उनपे कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। 150 के आसपास हैं, उनमें से मैक्सिमम बेकार हो जाएंगी। तब आपको नई क्लासेस ढूंढनी पड़ेंगी एंटीबायोटिक्स की, और वो आसान काम नहीं होता है। तो हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर बग? तो हमें बताइए कि भारत सरकार एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए, अगर आप भारत सरकार होते तो आप क्या करते? अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस का मतलब होता है वो वायरस जो सीधे सीधे जाके बैक्टीरिया को मार सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1031 बैक्टीरियोफेज वायरसेस पृथ्वी पर मौजूद हैं, और ये होते हैं बैक्टीरियोफेजेस। आप देख रहे हैं। तो इंसान क्या करता है? इंसान ने अब इस तरह के मैकेनिज्म ढूंढ निकाले हैं कि इन वायरसेस को बैक्टीरिया पे छोड़ दें तो वो बैक्टीरिया के अंदर घुस के DNA इंजेक्ट कर देता है, इंजेक्शन लगा देता है, फेज कंपोनेंट बनना शुरू हो जाते हैं और नए नए फेजेस तैयार हो जाते हैं, और वो वहां से निकल कर आते हैं और एक एक करके सारे बैक्टीरिया को फाड़ के खत्म कर देते हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो दिस इज जस्ट लाइक एन ET इन्वेजन स्टोरी। प्यारे साथियों, आप में से कितनों ने वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स मूवी देखी है? जल्दी बताइए, कौन था हीरो? मेरे ख्याल से आप सबको वो मूवी देखनी चाहिए, आज रात को देख डालो। और उस मूवी में सबसे आखिरी के जो 2 मिनट हैं वो जरूर देखना। उसमें एक कमेंट्री है, वो कमेंट्री जिसने समझ ली उसको आज का पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा और एवोल्यूशन समझ में आएगा। तो मैं वो बोल के सुनाऊं कमेंट्री आपको। उसमें क्या होता है, दूसरी दुनिया से कुछ क्रीचर्स आके अपनी मशीनों को जमीन में जो गाड़ के गए थे करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले, उखाड़ के इंसानों को मारने लगते हैं। लेकिन 4 दिन के बाद वो अंदर जो क्रीचर्स बैठे वो सारे मर जाते हैं। तो इंसानों के बम और मिसाइलें काम नहीं कर रही, लेकिन वो अपने आप मर रहे हैं। वो समझाया एंड में। फ्रॉम द मोमेंट द इन्वेडर्स अराइव्ड, breathed the air, ate and drank, they were doomed. They were undone, destroyed, after all of man's weapons and devices had failed, by the tiniest creatures that God in his wisdom had put upon this earth. By the toll of 1 billion deaths,
Man had earned his immunity, his right to live among the planet's infinite creatures, and that right is ours against all odds. For neither do men live nor die in vain. अब इसका क्या मीनिंग है इस कमेंट्री का, मुझे कमेंट्स में समझाना, क्योंकि ये एवोल्यूशन की कहानी है। तो अब मैं आपको इसका साइज दिखा रहा हूं, देख लीजिए अच्छे से। जो वायरसेस हैं, इंडिविजुअल एटम्स की जब बात करेंगे, एक एक एटम 0.1 नैनोमीटर का है। C60 बकी बॉल 1 नैनोमीटर का है। लिपिड्स 1.5 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर। प्रोटीन लगभग 8, 9, 10 नैनोमीटर के। पोलियो वायरस होगा लगभग 20-25 नैनोमीटर का। फ्लू वायरस, स्मॉलपॉक्स वायरस, बैक्टीरिया नॉर्मली 1 माइक्रोमीटर हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ही बदल गया। आपको बात समझ में आ गई। और एनिमल सेल्स वगैरह जो होते हैं वो सब इस रेंज में आ जाते हैं, 10 से 100। तो वायरस से सबसे छोटे ही होते हैं। ये स्केल बहुत यूजफुल थी। और यहां लाइट माइक्रोस्कोप काम आता है, लेकिन नीचे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही काम आएगा। अगर आपको ये सब सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो कंट्रीब्यूट कीजिएगा। इस लिंक पे जाके आप चाहे जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टीम को मजबूती मिलेगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए आपके क्वेश्चंस तैयार हैं दोस्तों। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो इनके उत्तर हमें 1, 2, 3 ABC करके कमेंट थ्रेड में दीजिएगा। जब तक उत्तर आते रहेंगे, क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। प्यारे साथियों, आज के एग्जाम ओरिएंटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रेडी हैं। इनके उत्तर 100, 200, 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, बहुत प्यारे। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब कल हम आपसे लेक्चर 12 में भेंट करेंगे, एनवायरमेंट और इकोलॉजी की। साथियों, ये सीरीज हमारी अच्छी चलती जाएगी। आपका साथ बना रहे। आप सारे हमारे चैनल को बढ़िया अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और हमें बताते चले कि आगे आने वाले सेशंस में आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। हम वो जरूर लेकर आएंगे। नमस्कार, जय हिंद।